तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मैं सिर्फ इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ज़्यादा कुछ इसमें अगर कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो वो A to Z अगर सोचे कि इंटरव्यू के दौरान इसको पढ़ के वो इंटरव्यू दे देगा तो नहीं दे पाएगा। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के देना है। अगर कोई भी आपसे पूछे सेफ्टी क्या है, तो सेफ्टी के बारे में आप फ्रीडम फ्रॉम रिस्क बता दो, या फिर अगर आप इतना पढ़ पाओ तो पढ़ सकते हो सेफ्टी इज अ कंडीशन व्हिच गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड रिस्क एक्सीडेंट। इतना ही बता दो, सेफ्टी इज अ फ्रीडम फ्रॉम हजार्ड रिस्क एंड एक्सीडेंट। ओके, बाद में सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एकदम छोटे से बताना चाहते हो तो यहाँ पे और करके लिखा है, नीचे लिखा है द अब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजरी, ये भी बता सकते हो। मान लो उसने हजार्ड अगर पूछा हजार्ड क्या है, तो हजार्ड एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल काज हार्म और कॉल्ड हजार्ड। लेकिन हम लोगों के WPR के हिसाब से देखो, आप अगर WPR हैं तो ये सेफ्टी का और WPR का सेम सेम वो है, जिस तरह से वो पूछेंगे इंटरव्यू के दौरान। तो हजार्ड क्या है, एनीथिंग दैट हैज कॉज हार्म टू पीपुल एंड इन्वायरमेंट, दैट इज हजार्ड, ऐसे आप बोल सकते हो। उसके बाद राइट सम हजार्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। मान लो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, आपको क्या क्या हजार्ड देखने को मिल सकता है। स्लिप ट्रिप, ये जो है ना सबसे पहले आ जाएगा, स्लिप ट्रिप फॉल्स, समझ रहे हैं। अगर कोई कंप्रेसर या मशीन चल रही है तो नॉइज हजार्ड है। वो डिपेंड करता है एक्टिविटी क्या है, ठीक है। वो खुद जो एग्जामिनर होगा वो ऐसे पूछेगा आपसे, मान लो किसी साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और हम लोग वहाँ जनरेटर यूज कर रहे हैं और कंप्रेसर भी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या हजार्ड हो सकता है। तो आप खुद अपने दिमाग से सोचना है कि कंस्ट्रक्शन साइड पे हम लोग जनरेटर यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हाई नॉइज ज़रूर होगा, तो नॉइज हजार्ड हो गया। अब कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, तो कंप्रेसर यूज कर रहे हैं उसमें भी बहुत हाई नॉइज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है। मान लो बोला एक रूम है और वहाँ उसके अंदर पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें कौन सा हजार्ड हो सकता है। अगर उसने वेरीफाई कर दिया कि स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं, और अगर उसने वेरीफाई कर दिया खाली लेडर यूज कर रहे हैं पेंटिंग करने के लिए, तो क्या हो गया, फिर भी हजार्ड है, वर्क एट हाइट हजार्ड हो गया। भले ही आप 1.5 के ऊपर ना जा रहे हों, लेकिन उस पर सीढ़ी पे तो चढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले सीढ़ी को चेक करना है। या फिर अगर आप स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है ना टॉक्सिक भरने लगेगा धीरे धीरे। तो आप थोड़ी देर के बाद अगर ओपन एरिया नहीं है तो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक, ये भी एक तरह का हजार्ड भी हो गया। उसके लिए जो प्रिकॉशन है वो आपको उनको बता देना अगर पूछेंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब रिस्क क्या चीज़ है, रिस्क क्या चीज़ है। मान लो एक साफ सुथरा रूम है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो क्या उसमें रिस्क है। अभी तक तो रिस्क नहीं, जैसे ही आप इंटर करेंगे उसमें रिस्क शुरू हो जाएगा। काम करने के लिए जा रहे हैं ना, पेंटिंग करेंगे, तो जब आप पेंटिंग करोगे तो उसमें से टॉक्सिक जो है निकलेगा बाहर, तो वो एक तरह का रिस्क है। आप इनहेल करोगे तो रिस्क बनते जाता है। मान लो कहीं फ्लोर पे पेंट छिटक गया तो वो भी एक तरह का रिस्क है। जैसे अगर रिस्क के बारे में पूछेंगे, सिंपल आपको बताना है कि रिस्क, यहाँ पे एक लाइन पे लिखा है, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय एनी हजार्ड। मान लो एक ज़मीन पे एक केबल गया है, सप्लाई जा रही है, उसमें
वो लाइव केबल है, वो उसमें क्या क्या हज़ार्ड है। सबसे पहले तो स्लिप ट्रिप हज़ार्ड है। ओके, अगर मान लो केबल डैमेज है, हम लोग वहाँ टेप लगाए हैं, तो वो बाद में बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे कि वो किसी का पैर पड़े और करंट मार दे। जब तक किसी का पैर नहीं पड़ रहा है उस पर समझ लो रिस्क है, जब पड़ गया ना कुछ हो गया तो हज़ार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हज़ार्ड में बदल जाएगा। ओके, उसके बाद रिस्क असेसमेंट वही है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट टाइप अगर पूछेगा तो इसमें से एक आध आप बता देना, चाहे साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट, चाहे क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट, या फिर क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, डायमेनिक रिस्क असेसमेंट। जो आपको इसमें से आसान लगे उसमें से एक बता देना। वो तो टाइप था। स्टेप, इसको स्टेप क्या करेंगे, इसका स्टेप क्या है, रिस्क का स्टेप क्या है, कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे। आइडेंटिफाई द हजार्ड, ठीक है। डिसाइड हु माइट बी हार्म एंड हाउ। पहली बात तो आपको पहचानना है क्या रिस्क है, उसके बाद आपको ये भी पहचानना है ये किसको नुकसान पहुंचा सकता है और क्यों नुकसान पहुंचा सकता है। एवेल्युएट द रिस्क एंड टेक प्रिकॉशन, उसको आप ढक दो और अगर कोई एवेल्युएट कर दो मतलब ख़त्म कर दो रिस्क को, और उसके खिलाफ आप उसके अगेंस्ट में ना आपको प्रिकॉशन यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई केबल जा रहा है तो एक केबल ट्री के अंदर से पार करो केबल को। या फिर और कोई एग्जांपल ले लो, आप मान लो पेंटिंग कर रहे हो, आपने कोई मास्क नहीं लगाया, चाहे हाथ से ही पेंटिंग कर रहे हो, लेकिन उसमें से ना टॉक्सिक मटेरियल डिस्चार्ज होते रहते हैं हमेशा कुछ न कुछ। अगर रूम बंद है तो थोड़ी देर के बाद देखोगे बहुत बैडली स्मेल करने लगता है रूम। तो वही है, पहले हमको हजार्ड को पहचानना है फिर एलिमिनेट करना है, वही है स्टेप। ठीक है, इसमें से कोई आप बता सकते हो। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन जीएसए एंड रिस्क असेसमेंट। अब यहाँ पे देखो, जैसे ओनली स्पेसिफाई हजार्ड एंड प्रिकॉशन, समझ रहे हो। जैसे सिर्फ हजार्ड को स्पेसिफाई करेगा, रिस्क असेसमेंट स्पेसिफाई हजार्ड प्रिकॉशन एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द ईच हजार्ड। और जो असेसमेंट है ना, आपको स्टेप उठाना है। ठीक है, आपने कोई किसी ने आपको जैसे दे दिया, भैया ये जैसे है और ये काम है, तो उसमें वो बता देगा, जैसे आपको बता देगा ये हजार्ड है, लेकिन उस पर एक्शन लेने के लिए ना रिस्क असेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। हाउ बी कैलकुलेट अ रिस्क बाय रिस्क मैट्रिक्स 1 to 6 लेवल। अगर बोलेगा कोई, देखो ये एक चार्ट है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 से 6 तक लो लेवल रिस्क, उसमें ग्रीन कलर रहेगा। 8 से 12 में मीडियम लेवल रिस्क, जिसमें येलो रहेगा। 12 से 25 हाई लेवल रिस्क, जिसमें रेड रहेगा। ये आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो बात बन जाएगी। उसके बाद ये सब छोड़ दो, इतना बारीक नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे है जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जैसे तो जानते हो कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ए जॉब टू नो अबाउट इट्स हजार्ड एंड स्पेसिफाई प्रिकॉशनरी मेजर्स। ओके, जैसे स्टेप क्या होता है, जैसे हमने जैसे पढ़ा, उसके बाद स्टेप क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द जॉब, इसमें आपका जॉब का पहचान करेगा कि हमको काम क्या करना है। ब्रेक डाउन द जॉब इनटू स्टेप, इस जॉब को स्टेप बाय स्टेप आप तोड़ दो। आइडेंटिफाई द हजार्ड इन ईच स्टेप ऑफ अ जॉब। एग्जाम्पल, पहले जॉब को स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिए, पहले पूरा पढ़ देता हूँ। स्पेसिफाई द प्रिकॉशनरी मेजर, ठीक है। इम्प्लीमेंट द प्रिकॉशनरी मेजर, सबसे पहले हम साइट पे गए, हमारे पास बहुत बड़ा काम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन है,
पहले कोई चीज़ डेमोलिश करेंगे। अगर रिनोवेशन का काम है तो सबसे पहले कुछ चीज़ डेमोलिशन करेंगे, उसके बाद रिनोवेशन करेंगे, राइट। या मान लो फिर एक्सकवेशन करेंगे, उसके बाद उसमें जो कुछ काम करना है उसको करेंगे। तो ब्रेक डाउन द जॉब इनटू स्टेप, उसके बाद आइडेंटिफाई द हजार्ड। अब हमने एक्सकवेशन खोद दिया है, उसमें क्या हजार्ड हो सकता है, तो आप बोलोगे अगर 1.2 के नीचे गया है, 1.2 के नीचे गया है तो ये कन्फाइंड स्पेस में आ जाएगा। तो बड़ा लोचा हो गया, उसमें बहुत सारे आपके प्रिकॉशनरी मेजर लगेंगे। स्काबा लगेगा, सुपरवाइजर लगेगा, स्टैंड बाई मैन लगेगा, लॉक सीट लगेगा, बहुत सारा लगेगा। इम्प्लीमेंट द प्रिकॉशन मेजर्स। अब आप कन्फाइंड स्पेस एंट्री करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आप अंदर जा सकते हो, राइट। उसके बाद आगे जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जैसे क्या है एक्टिविटी, एक साइड में आपको यहाँ एक्टिविटी दिखाई देगा, उसके बाद पोटेंशियल हजार्ड दिखाई देगा, उसके बाद ये लास्ट में देखो रिकमेंडेड एक्शन और प्रिकॉशन और सॉरी प्रोसीजर। ओके, तो आप ये बहुत सारा है, इसको आप पढ़ लेना, ये करना पड़ेगा। मान लो वर्क परमिट का एक प्रोसीजर होता है, जीआई है 2.100। अगर बोलेगा परमिट का जीआई बताओ, जीआई तो बता दोगे 2.100, उसका मतलब भी बताना पड़ेगा। तो उसका मतलब आप बताओ कि इट इज़ अ रिटन अथोराइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन evaluating all the hazard in specific activity and specific precaution to do the job safely। ठीक है, जीआई का मतलब खाली नंबर नहीं होता है, उसके नीचे कुछ लिखा रहता है, उसको आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर परमिट के टाइप पूछेगा तो देयर आर 4 टाइप ऑफ परमिट। वर्क परमिट इन आराम को हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट। अब बात कर लेते हैं कलर की। जैसे हॉट वर्क परमिट में का जीआई जो है वो 98732, ये रेड कलर का रहेगा, ठीक है, ये रेड कलर का रहेगा। उसके बाद उसके नीचे और भी कुछ है, उसको पढ़ लेना, बस मेन चीज़ पढ़ना, वो पूरा नहीं जाएंगे पूछने के लिए, ठीक है। ये एक इंटरव्यू है, रिटन एग्जाम नहीं है। उसके बाद कोल्ड वर्क परमिट का नंबर देख लो, जीआई के हिसाब से 9873 पहले रेड, हमेशा देखो हर जगह पे रेड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 2 नंबर है। ब्लू की पड़ती है तो वो 3 नंबर है, ये कोल्ड परमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रीन, ये रेयरली हम लोग यूज करते हैं, बहुत कम। तो 9873 नंबर है, लेकिन पॉइंट के बाद बदलते जा रहा है, ठीक है। ये ग्रीन है लेकिन नंबर 4 है, कन्फाइंड स्पेस। उसके बाद इक्विपमेंट ओपनिंग लाइन ब्रेक परमिट जीआई 9873, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है आपसे, क्योंकि 1 नंबर पे इसको दे दिया है, ठीक है। येलो परमिट, जबकि ये बहुत कम यूज होता है, इसको नंबर 1 पे दे दिया है। तो वो मैटर नहीं करता है, बस आप इतना, वो पूछेगा कितना टाइप का परमिट होता है, बोल देना हॉट, कोल्ड एंड कन्फाइंड स्पेस एंड ELOB। ओके, EOLB। और समझ लो नंबर तो ये 9873 येलो को पहले कर देना, उसके बाद रेड से 1 2 3 करके नीचे चलाना, नंबर तो एक सेम ही हो गया पूछेगा तो। उसके बाद यहाँ है एक्सीडेंट बोलेगा, एक्सीडेंट क्या है, नियर मिस क्या है, इंसिडेंट क्या है, अनसेफ कंडीशन क्या है, अनसेफ एक्ट क्या है, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, जो भी रिसीवर है उसको अच्छी तरह से मालूम होगा। तो एक्सीडेंट पहले देख लो, इट इज अनवांटेड एंड अनप्लान्ड इवेंट which can cause damage to property, environment and even death to a person। इंसिडेंट जो है ना, एक्सीडेंट जो है ना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। और इंसिडेंट क्या है, एनी अनवांटेड अनप्लान्ड ऑकरेंस इज कॉल्ड इंसिडेंट।
एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एक्सीडेंट और इंसिडेंट में। इंसिडेंट जैसे कोई बाइक से गिर गया, इंसिडेंट हो गया, ठीक है। और मान लो जैसे इंसिडेंट क्या है, जैसे वो आदमी बाइक से गिरते गिरते बच गया, उसी को नियर मिस भी कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है। अब नियर मिस देखो क्या है, इट इज अनवांटेड एंड अनप्लान्ड इवेंट व्हिच डज नॉट कॉज एनी हार्म बट इट्स हाइड पोटेंशियल टू कॉज हार्म। देख रहे हो, वही सेम सेम है इंसिडेंट में। एक्सीडेंट तो हो गया, उसमें हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन इंसिडेंट होते होते बच गया। जैसे नियर मिस देखो, नियर मिस क्या हो गया, इसका रिपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे आप किसी इसका फोल्डिंग के नीचे खड़े हैं, ओके, और ऊपर से कोई हैमर गिरा आपके ऊपर, आपके एकदम बाजू से सट के नीचे गया, आपको स्क्रैच भी नहीं आया, खरोच भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, जब जैसे धपाक से नीचे वो आपने देखा तो वो नियर मिस था। इंसिडेंट का मतलब इंसिडेंट जो है होते होते बचा है। अब मान लो अनसेफ कंडीशन पूछ लेंगे, तो अनसेफ कंडीशन क्या है, तो भैया अनसेफ कंडीशन वो है जो जो अनसेफ एक्ट समझ लो, अनसेफ एक्ट इंसानों द्वारा किया जाता है और अनसेफ कंडीशन किसी की स्थिति बताती है। जैसे आपका हैमर कैसा है, आपका हैमर का हैंडल टूटा हुआ है और वो पूरी तरह से डैमेज है, तो उसका कंडीशन बता रहा है। और एक्ट क्या हो गया, आप उसी हैमर को जानबूझ के यूज कर रहे हैं, तो वो एक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। देखो पहला इमेज देखो, यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ, पहला इमेज देखो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो अनसेफ कंडीशन ये है कि ये जो, अरे क्या हो गया, यहाँ पे अनसेफ कंडीशन ये है जो ये वायर लगा है, ये इस बॉक्स को डैमेज कर दिया यहाँ पे, फिर भी ये लोग ने इग्नोर कर दिया। और दूसरा अनसेफ कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक्ट है, ये एक्ट है, ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर कुछ चीज़ लटक रहा है, फिर भी उसके नीचे ये लोग चल रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो ये तो टूटा, ये तो टूटा गिरा इन लोगों के पास में, ये नियर मिस हो गया, इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे टूटा गिरा कचर के फूट फाट गए, तो ये तो डायरेक्ट एक्सीडेंट में बदल गया, समझ रहे हो। तो यही है अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस, एक्सीडेंट। तो आगे देखो HIP क्या है, तो HIP को हम लोग बोलते हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान। ये क्या चीज़ होता है, ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है। तो इट इज़ ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर इन हुच लिस्टेड ऑल द हजार्ड और टास्क एंड प्रिकॉशन एंड कंट्रैक्टेड वर्क। हम लोग HIP को क्या समझते हैं कि एक तरह का डॉक्यूमेंट है, लेके चलो साइड पे, लेकिन उनको नहीं पता है कि HIP में A to Z सब कुछ लिखा रहता है। आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, क्या टूल्स यूज करना है, A to Z एवरीथिंग लिखा रहता है HIP में, ठीक है। उसके बाद वही पूछेगा, बस ये मैं मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ, वही मेन चीज़ उनको इतना ही बताना है। कोई पूरा किताब रट के नहीं आपको इंटरव्यू दे सकता है। उसके बाद SMS मेथड स्टेटमेंट, सेफ मेथड स्टेटमेंट, HSC पॉलिसी, सेफ्टी पॉलिसी। सेफ्टी पॉलिसी जो है ये आप पढ़ लेना सेफ्टी पॉलिसी का। उसके बाद सेफ्टी कमिटी मीटिंग, इसमें आपको HSC का पढ़ लेना। HSC पॉलिसी इज अ रिटन स्टेटमेंट एंड commitment by a management of the organization. Every company has a social and legal obligation of provide a safe and health working
environment to all his improvement to all his employee। सेफ्टी कमेटी मीटिंग में क्या होता है, बोलेंगे सेफ्टी कमेटी मीटिंग क्या है, तो आप बोलो ए ज्वाइंट मीटिंग अमोंग वर्कर रिप्रेजेंटेटिव एंड कंपनी मैनेजमेंट व्हिच फोकस ऑन सेफ्टी। सेफ्टी कमेटी मीटिंग में क्या होगा, 2-4 वर्कर 8-10 वर्कर रहेंगे, नहीं तो पूरे साइड के वर्कर को एक साथ बुलाएंगे अगर कभी कभी होता है। मैनेजमेंट रहेगा, सेफ्टी स्टाफ रहेगा, और उसके बाद ये सब मिलके वहाँ पे मीटिंग करते हैं कि साइड पे हम लोग काम के दौरान क्या क्या सेफ्टी इशू फेस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द SOP। SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये पूछ सकते हैं, खाली SOP पूछेंगे तो यही बता देना। इट इज़ अ सेट रिटन इंस्ट्रक्शन एंड instruction that describe the details how to perform a hazardous work safely। SOP में सारा कुछ लिखा रहेगा। और TUA क्या है, TWA तो टाइम वेटेड एवरेज टाइम वेटेड एवरेज। मैं तो रिसीवर हूँ, लेकिन सेफ्टी का कुछ ये जो है अलग से है, इसलिए उतना ज़्यादा इसमें मेरे को ये नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, इट मीन्स ए कंस्ट्रक्शन ऑफ contaminant in the air in which worker can be exposed for 8 hours a day and 40 hours a week without any adverse defective H2S less than 10 ppm। जैसे ये क्या है, TWA टाइम वेटेड एवरेज, मतलब आप अगर कोई जहाँ H2S है, मान लो ऐसे मान लो, अगर देखो अगर पूछेगा TWA क्या है तो आप बता देना उसको, TWA है सर एनी एरिया देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ H2S, जहाँ पे H2S का चांस हो सकता है उस एरिया में कोई भी आम वर्कर 8 घंटे से ज़्यादा दिन का और 40 घंटे से ज़्यादा एक वीक का उससे ज़्यादा काम करेगा तो वो उसको इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे आप उनको बोल सकते हैं। स्टील के बारे में पूछेगा, स्टील शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। तो स्टिल है मीन्स इट मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन नहीं, ऊपर मैंने गलत पढ़ दिया था, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल और टॉक्सिक गैस एट व्हिच वर्कर कैन एक्सपोज for up to 15 minutes without adverse health effect H2S and 15 ppm। ओके, उसके बाद IDLEH, ये तो WPR के लिए हर WPR को पता होगा, IDHL। ओके, उसके बाद आगे देखो, एक मिनट, गला गड़ने लगा 1 घंटे से बोलते बोलते। इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। ओके, ये पढ़ लेना। और फिर पूछेगा व्हाट इज 5S इन सेफ्टी। 5S क्या है, तो पहला यस है शॉर्ट, दूसरा यस है सेट टू ऑर्डर,
तीसरा यस है स्वीप एंड शाइन। तीसरा वर्ब है स्टैंडर्डाइज्ड। पांचवा यस है सस्टेन। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, बस इतना। उसके बाद है व्हाट इज द फाइव ईयर्स। ये सब बहुत कम चांस है पूछने के लिए, क्योंकि इतना किसी को नहीं मालूम होगा। हाँ, H2S के बारे में पूछ सकता है, बोलेगा H2S क्या है, तो बोलेगा ये एक आप बोल देना सर, इट इज हाईली फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैस। इट इज हाईली फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक गैस है। अगर पूछेंगे इसकी प्रॉपर्टी बताओ, तो आप इसका प्रॉपर्टी बता देना इट इज बर्न इन ब्लू फ्लेम एंड स्मेल लाइक रोटन एग एंड हैवियर देन एयर। 3-4 प्रॉपर्टी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं, चांस है डिफरेंस इन CO एंड CO2। मतलब CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें डिफरेंस बोलेंगे बोथ गैस आर कलरलेस एंड ऑडरलेस। कलरलेस का मतलब कलर नहीं रहेगा, ऑडरलेस का मतलब कोई गंध नहीं रहेगी उसमें। ठीक है, CO इज फ्लेमेबल, CO2 इज नॉट फ्लेमेबल। अगर डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस इतना बता देना, CO जलता है और CO2 नहीं जलता है, बस बात खत्म। ओके, व्हाट इज द MSDS। MSDS मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट हो गया है, ऐसे बता देना। MSDS का मतलब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जहाँ से हम किसी भी केमिकल को यूज कर रहे हैं, तो उस डाटा शीट से हमको पता चलेगा हमको क्या प्रिकॉशन यूज करना है। उसके बाद पूछ सकता है क्या है CSM कंस्ट्रक्शन साइट मैनुअल, क्या चीज़ है। तो आपको तो इसके बारे में अच्छी तरह से पता है कि उसमें अरामको का पूरा जो GI है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सब मेंशन रहता है, स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्लैश बैक अरेस्टर। फ्लैश बैक अरेस्टर क्या है, तो फ्लैश बैक अरेस्टर इट इज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच डिजाइन टू स्टॉप अ फ्लेम इन इट्स ट्रैक्स। इसका मतलब ये है, जैसे एक सिलेंडर है, कोई भी फ्लैश बैक अरेस्टर एसिटिलीन में लगा रहता होगा, आप देखे होंगे। जैसे मान लो बाय चांस, या फिर कभी कभी कंप्रेसर में भी लगा रहता है। मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे एक सिलेंडर हो गया, यहाँ पे ऊपर ये नोजिल है, तो और ये एक पाइप है, यहाँ पे जा रहा है पाइप से, यहाँ पे अलग से एक चैन से इसको यहाँ पे पकड़े रहेगा, ये चैन से इसको पकड़े रहेगा। मान लो कभी यहाँ से छूट गया, ये अलग हो जाएगा, इतना स्पीड से सांप की तरह ऐसे ऐसे आगे पीछे घूमेगा। ये जो अरेस्टर है ना, इस पाइप को पकड़ के रखेगा ताकि ये दूर ना भाग जाए, ताकि आप जल्दी से पकड़ के फिर से इंसर्ट कर सकते हो, ताकि वो डैमेज और जो कॉजल्टीज रहती है वो कम हो सके। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फ्लैश बैक अरेस्टर। अब सिलेंडर का कलर देखो, ऑक्सीजन के लिए आपको ग्रीन सिलेंडर रहेगा, सेफ्टी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एसिटिलीन का येलो सिलेंडर रहता है, नाइट्रोजन का ब्लू सिलेंडर रहता है, आर्गन का जो होता है ग्रे सिलेंडर रहता है। कहीं कहीं आर्गन वेल्डिंग होती है ना। ओके, उसके बाद आइसोलेशन क्या है, रिसीवर को अच्छी तरह से मालूम है आइसोलेशन क्या है। आइसोलेशन डिस्कनेक्ट करता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो पाइप हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया,
या फिर कन्फाइंड स्पेस में जाने का रास्ता हो गया। अगर हम आइसोलेट कर देंगे मतलब उसको बंद कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट लिखा है थोड़ा सा, द सप्रेशन ऑफ हजार्ड कॉल्ड आइसोलेशन। ओके, मतलब हम किसी सर्किट को डिस्कनेक्ट करके ताला लगा देंगे, अब आगे पावर नहीं जाएगा तो हजार्ड को हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे इलेक्ट्रिकल हो गया, डी एनर्जाइड हो गया, मैकेनिकल में डिप्रेशराइज हो गया बाय लूटो। यहाँ आप देख सकते हैं लॉकआउट टॉकआउट। लूटो का मतलब होता है लॉकआउट टॉकआउट। ये तो आपके लिए आसान है, बता दोगे तुरंत। उसके बाद ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं पूछेगा। लाइन ऑफ फायर पूछ सकता है, लाइन ऑफ फायर पूछ सकता है, लेकिन इसमें अलार्म टाइप स्टॉप वर्क, इमरजेंसी अलार्म, H2S अलार्म, गैस रिलीज अलार्म, फार्म अलार्म, ऑल क्लियर अलार्म। फायर क्लासेस, हाँ फायर क्लासेस के बारे में हो सकता है पूछे, लेकिन बहुत कम चांस है। अगर वो पूछेगा फायर क्या चीज़ है तो आप बोल सकते हो उसको, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, हीट, फ्यूल एंड फायर। हीट का मतलब होता है कोई भी हीट का मतलब एक चिंगारी या माचिस। फ्यूल का मतलब होता है चाहे आप उसको कपड़ा समझ लो, चाहे आप उसको कंबस्टिबल मटेरियल समझ लो, वो हो गया। ऑक्सीजन तो हर समय हर जगह होती है। तो एक ट्रायंगल बनता है, इस तरह से। अगर ये तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, यहाँ पे रहेगा हीट, यहाँ पे ऑक्सीजन, ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा, फ्यूल। अब फ्यूल को क्या समझ सकते हो, फ्यूल को आप कुछ भी समझ सकते हो, चाहे वहाँ पे कुछ खरपतवार हो या फिर पेपर हो, वुड हो, कुछ भी उसको फ्यूल के कैटेगरी में लिया जाएगा। यानी कि आप जब माचिस का तीली जलाओगे, चाहे आप सिगरेट जला रहे हो, वो भी तो एक तरह से ये है ना, कंबस्टिबल मटेरियल, वो जलेगा। अगर आप कोई कचरा जलाने जा रहे हो तो भी तो आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों जो है ट्रायंगल एक फायर बनाते हैं, ठीक है। उसी को आप ऐसे उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। नीचे लिखा है यस CSAM, न्यू एडिशन, ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, केमिकल रिएक्शन। ओके, फायर क्लासेस के बारे में पूछ सकता है। ए टाइप का कौन सा है, कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल वही हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, एटसेट्रा। क्लास बी क्या है, फ्लेमेबल ऑयल लिक्विड है। क्लास 3 क्या है, इलेक्ट्रिकल है। और डी क्लास क्या है, मेटल है, मेटल, जिंक एंड केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लास के क्या है, तो किचन, के का मतलब किचन, आराम से आप जान सकते हो, वेजिटेबल ऑयल, फैट एक्सेट्रा। लेकिन हमको अगर वो मान लो पूछेगा अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल से आग लग गई है तो आप कौन सा सिलेंडर लेके जाओगे। तो आप ना ड्राई केमिकल पाउडर लेके जाना, ठीक है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर तो सभी को पता है। एक होता है वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, एक होता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, एक होता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, एक होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, एक होता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन कभी भी बिजली से अगर आग लगी रहेगी तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर कभी मत लेके जाना,
ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी कैटेगरी है यूजिंग द करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर के लिए ये वाला यूज नहीं करेंगे। ड्राई के लिए ये वाला इसमें आपको बताया सबसे पहले ये देखो, ये वाटर वाला है, ठीक है। फॉर यूज मतलब अगर लकड़ी का आग रहेगा, पेपर का, टेक्सटाइल एक्सेट्रा का रहेगा। और कहाँ पे नहीं करना है? फ्लैमेबल लिक्विड एंड लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे नहीं करना है। ड्राई केमिकल वाला देखेंगे, फॉर यूज वुड, पेपर, टेक्सटाइल, फ्लैमेबल लिक्विड में, गैस फायर में, गैसियस फायर में और बिजली में भी। ये ड्राई वाला हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है, ABC, ओके। और फोम वाला कहाँ यूज कर सकते हो, कहाँ नहीं? तो ये है फॉर यूज, ये वुड, पेपर, टेक्सटाइल में, फ्लेमेबल लिक्विड में। कहाँ नहीं कर सकते हो? तो इलेक्ट्रिकल से लगी हुई आग में फोम यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि फोम में कहीं ना कहीं कुछ पानी के अवशेष रहते हैं, ठीक है, पानी रहता है कुछ न कुछ। CO2 फॉर यूज ऑन, कहाँ पे कर सकते हो? फ्लेमेबल लिक्विड में, लाइव इलेक्ट्रिकल में। डू नॉट यूज कहाँ? वुड, पेपर और इसमें टेक्सटाइल में, फ्लेमेबल मेटल में। डू नॉट यूज इन कन्फाइंड स्पेस। इसका मतलब ये क्या है ना, CO2 ये अगर आप कन्फाइंड स्पेस में यूज करोगे इसको, तो ये वहाँ पे टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना देगा, इसलिए इसको यूज नहीं करना है। और कभी भी जो प्रिकॉशन रहता है उसी को फॉलो करना है। और बेट केमिकल, तो फॉर यूज कुकिंग ऑयल, वुड, पेपर, टेक्सटाइल एक्स्ट्रा। और ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले कि बेट केमिकल, एक मिनट आगे देखते हैं। तो आप इन्हें इसको देखा ऊपर वाला, जो अगर कहीं मिस्टेक हुआ उसको भूलना, लेकिन ये प्रॉपर वे है कि आप इसको पढ़ के बता सकते हो कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है। उसके बाद हाउ टू यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर, इसको तो सब जानते हैं। इसका एक फार्मूला होता है एक फार्मूला होता है पास। P से पुल द पिन, A से एम ऑफ द बेस ऑफ द फायर। ये तो सबको मालूम है, नॉर्मल सी बात है। यस से स्क्यू साइड द हैंडल, यस स्विप साइड टू साइड, ओके। उसके बाद हाउ हॉट वर्क, मान लो एनी वर्क इन व्हिच मशीन इग्नाइट शोज इट यूज। अगर वो पूछेगा हॉट वर्क क्या है, तो आप इतना बता दो उसको, एनीथिंग दैट क्रिएट इग्निशन सोर्स, खलास, बस इतना ही बताओ तो वो हॉट वर्क में आ जाएगा। और ज़्यादा कुचापट्टी नहीं करो, इतना सारा नहीं बता पाओगे जितना इसमें लिखा है, ठीक है। और हार्ड वर्क रिक्वायरमेंट क्या है? मान लो हार्ड वर्क आपने बता दिया ये है, आप इसमें एक आध दो और पढ़ लेना। और रिक्वायरमेंट क्या है? तो भैया पहले हार्ड वर्क के लिए परमिट तो चाहिए, फायर वॉच चाहिए, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। काम क्या कर रहे हो, वेल्डिंग करोगे तो ब्लैंकेट भी चाहिए, बहुत सारा कुछ हो जाता है उसमें। और उसके बाद ये सब चाहिए हॉट वर्क के लिए, ठीक है। और बोलेगा, अगर मान लो पूछ लेता है वो कभी कभी कि तुम्हारा फायर वॉच साइड पे कितना देर रुकेगा, तो आप उसको बता देना 30 मिनट रुकेगा सर। उसके बाद वेल्डिंग के लिए, यह देखो वेल्डिंग के लिए, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मेटल ईदर बाय इलेक्ट्रिकल, बाय गैस और कॉल वेल्डिंग, ठीक है। इसमें हजार्ड क्या है? आई इंजरी, हाई नोइज, बर्न, इलेक्ट्रिकल शॉक, लाइट रेडिएशन, हीट रेडिएशन, फायर, स्पार्किंग, फ्लाइंग सैंड्स, ये सब बता देना। रिक्वायरमेंट क्या है? तो वही परमिट का रिक्वायरमेंट होता है और बहुत चीज़ रहता है। सॉइल टाइप,
तो सोइल टाइप, स्टेबल सोइल क्या होता है? टाइप ए सोइल, टाइप बी सोइल, टाइप सी सोइल। स्टेबल सोइल होता है। ओके। नेचुरल सोइल क्या होता है? कोहेसिव सोइल, लेस कोहेसिव सोइल, लीस्ट कोहेसिव सोइल। ठीक है, नेचुरल सोइल होता है। कोहेसिव का मतलब जो गीला उला रहता है ना, गीला, कम गीला, ज़्यादा गीला। इसका बेसन क्या है? तो इसका बेसन के बारे में बता देना। मान लो इसका बेसन ए नैरो ट्रेंच दैट कॉल इसका बेसन, मतलब कोई गड्ढा है उसको इसका बेसन के इसमें आता है। मान लो ट्रेंच के बारे में पूछेगा, एक मिनट। इसका बेसन अगर पूछेगा, इसका बेसन इज मीन मेड कट ऑफ कैविटी फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द सोइल बाय मैकेनिकल और मैनुअली इट कॉल्ड। इसका बेसन सही है। अगर उसने पूछा इसका बेसन क्या है तो बोल देना सर, अगर हम कुछ खोद रहे हैं अभी, ये वी आर गोइंग टू डिग एनीथिंग दैट कॉल एक्सकवेशन। अगर ट्रेंच के बारे में पूछा, ट्रेंच क्या है? ट्रेंच इज ए नैरो एक्सकवेशन होल डेप्थ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ, मतलब चौड़ाई से बहुत लंबा होता है एक्सकवेशन। मान लो चौड़ाई आपने 1 मीटर रखा है, लंबाई तो बहुत दूर तक जाएगी ना, तभी तो नैरो और ये बनेगा एक्सकवेशन। हैजार्ड ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेशन में क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं? तो एक्सकवेशन केबिन हो सकता है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज नॉट प्रॉपरली लोकेटेड। मान लो आपने एक्सकवेशन करने चले गए, आपने अंडरग्राउंड यूटिलिटी चेक ही नहीं किया। आपको अंदर में किसको पता है क्या चीज़ है यहाँ पे? कभी कभी मैनुअल एक्सकवेशन में भी आदमी लाइव केबल को काट देता है। ठीक है, इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैकेनिकल है तो 100% कट जाएगा। उसके बाद फॉल ऑफ पर्सन, आदमी तो गिर सकता है ना एक्सकवेशन में, अगर आप कोई बैरिकेड नहीं लगाएंगे तो। चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी गिर सकता है। फॉल ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, चाहे मटेरियल भी गिर सकता है, अगर आप एक्सकवेशन के साइड में रखोगे, इक्विपमेंट भी गिर सकता है। प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस लाइक H2S उसमें हो सकता है। मान लो आज आपने एक्सकवेशन कर दिया और वो प्लांट के अंदर में किया है, दूसरे तीसरे दिन जाओगे, हो सकता है वहाँ पे H2S गैस आके रुक गया हो। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी भी होती है उसके अंदर में। स्लिप ट्रिप फॉल्स, वो तो होता ही। इम्प्रॉपर एक्सेस और इंक्रीज, एक्सेस और इंक्रीज रहना चाहिए। मान लो कभी कभी क्या होता है ना, आपने एक्सकवेशन तो कर दिया लेकिन अंदर जाने का आने का रास्ता नहीं पता, तो क्या करते हैं, कूद के जाते हैं, निकलते हैं, तो वो एक हैजार्ड हो जाएगा। उसके बाद व्हीकल मूवमेंट नियर एक्सकवेशन, इसमें से एक ही बता देना, एक आध दो एक्सकवेशन के हैजार्ड क्या है, बस इतना बता देना, ज़्यादा कुछ नहीं टेंशन है। एक्सकवेशन रिक्वायरमेंट क्या है? तो भैया एक्सकवेशन अगर खोदने जा रहे हैं, आँख मूंद के सोचो, एक्सकवेशन करने जा रहे तो हमको क्या चाहिए, इसमें मत देखो स्क्रीन में, आँख बंद करके देखो। सबसे पहले तो परमिट जरूरी है। परमिट के बाद क्या क्या चाहिए? परमिट के बाद चाहिए, लेकिन अगर आप काम नहीं किए हो तो यहाँ पे एक नज़र तो डालना पड़ेगा ही स्क्रीन पे, अगर आप काम नहीं किए हो तो। प्री एक्सकवेशन एंड एक्सकवेशन चेकलिस्ट फुलफिल्ड, भरनी हो जाए, जैसे चाहिए। GPR चाहिए उसको चेक करने के लिए, अंडरग्राउंड यूटिलिटी। अगर कोई मशीन यूज कर रहे हैं मैकेनिकल एक्सकवेशन, तो उसमें मशीन में ट्यूब भी लगाना चाहिए। 2-3-4 पॉइंट बता दोगे बस, ये पूरा नहीं। और मेन बात यह बता देना, डीपर देन 1.2 कंसीडर कन्फाइंड स्पेस, 1.2 से ज़्यादा हुआ तो कन्फाइंड स्पेस में आ जाएगा। कन्फाइंड स्पेस GI
ये परमिट का नंबर है, ठीक है, 98734। ओके, उसके बाद हजार्ड को बता देना कन्फाइंड स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होता है। कन्फाइंड स्पेस का रिक्वायरमेंट क्या होता है आपको तो पता ही है, आप काम किए हो। सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए। अब क्या काम कर रहे हो उसमें, क्या काम कर रहे हो कन्फाइंड स्पेस के थ्रू, अंदर में जाके क्या काम करोगे, हॉट और कोल्ड और, उसके लिए एक अलग परमिट चाहिए। ओके, जैसे चाहिए, स्टैंड बाय मैन चाहिए, ट्राईपोड चाहिए। ट्राईपोड एक ट्राईपोड ये हो गया, ट्राईपोड ये हो गया एक तरह का ट्राईपोड। ये 3 रहेंगे, वर्टिकल लिफ्टिंग करेंगे। ये मान लो मैन होल है, तो इसमें एक आदमी गया है, यहाँ पे हमेशा एक रोप रहेगा। तो इसी ट्राईपोड के थ्रू इमरजेंसी में ना जो आदमी अंदर रहता है उसको खींचा जाता है, वर्टिकल लिफ्टिंग करके उसको बाहर निकाला जाता है, उसी को ट्राईपोड कहते हैं। ओके, उसके बाद रेस्क्यू प्लान शुड बी अवेलेबल। रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, रेस्क्यू टीम भी होनी चाहिए, इंट्रेड भी होना चाहिए, ठीक है। ओथ मेथड भी होना चाहिए। ओथ मतलब एक रोप सिस्टम रहेगा, अंदर में जाएगा वो, मतलब ओके, ए मतलब एडवांस गिव मी रोप, और ज़्यादा दे दो। टी मतलब टेक मी अप, एच मतलब हेल्प हेल्प। ये आपको अगर वो बताएगा ओथ का मतलब बता दो तो ये बता देना। जैसे पास का एक फार्मूला है, ऐसे ओथ का ये भी फार्मूला ही समझो इसको। ओके, आगे बहुत कुछ है। इसका फोल्डिंग अगर बोलेगा कि इसका फोल्डिंग का जीआई बताओ, तो जीआई तो ये है, इसके थ्रू आप करोगे क्या। इट इज़ ए टेम्पोररी प्लेटफॉर्म व्हिच यूज सपोर्ट मैन एंड मटेरियल ड्यूरिंग हॉट वर्क एट हाइट। सीधा सीधा इतना बताना सर, इसका फोल्डिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं। जैसे सीढ़ी पे हम लोग 10 मिनट 15 मिनट काम कर सकते हैं, इसका फोल्डिंग जो होता है लॉन्ग वर्क के लिए होता है। अगर बोलेगा इसको फोल्डिंग क्या है, तो सर बोल दो ये तो टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ज़्यादा देर तक वर्किंग एट हाइट पे काम कर सकते हैं। अब टाइप्स पूछेगा, इसका फोल्डिंग के कितने टाइप होते हैं, तो एक होता है मोबाइल इसका फोल्डिंग जो हम लोग यूज करते हैं छोटा मोटा, सस्पेंडेड इसका फोल्ड, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इसका फोल्ड। एक आध दो बता देना, इसी में से पूरा बताने की जरूरत नहीं है। इसका फोल्डिंग पार्ट्स, इसमें पार्ट्स क्या क्या होता है वो ये खाली 3 याद रखना, बीच का, टॉप रेल्स, मिड रेल्स एंड टू बोर्ड्स। ये इंच उंच नहीं पूछेगा, इतना बारीकी में नहीं जाएगा कोई भी। इसका फोल्डिंग हजार्ड क्या हो सकता है, हजार्ड के बारे में पूछ सकता है, एक ही बता देना, फॉल ऑफ पर्सन मतलब इंसान का गिरना, फॉल ऑफ मटेरियल चाहे मटेरियल गिर जाए, एक आध बता देना। देखो मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप उसको रोक रोक के बीच में पूरा रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो। अगर इंटरव्यू ले रहा है तो उसमें से एक आध दो बताओगे उतना काफ़ी है। इसका फोल्डिंग रिक्वायरमेंट, इसके लिए भी हमको परमिट चाहिए, इसका फोल्डर सुपरवाइजर होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल गुड कंडीशन में होना चाहिए, करेक्ट गार्ड रेल्स होना चाहिए, ग्रीन येलो रेड टैग होना चाहिए। अब ग्रीन टैग मान लो अगर इसका फोल्डिंग में पूछे ग्रीन टैग का क्या मतलब है, तो आप बोल दोगे ग्रीन टैग रहेगा सर तो हम बिना क्या, बिना हार्नेस के जा सकते हैं। और ग्रीन टैग कब लगता है, क्या आप किसी ने ग्रीन टैग कब लगता है इसके बारे में सोचा है, नहीं सोचा होगा। कब लगता है, जब वो बिलो 1.5 के नीचे हो, 1.8 सॉरी, ठीक है। जब
हमको वर्किंग एट हाइट कब कंसीडर करते हैं? 1/1.8, ठीक है। अगर 1.8 के नीचे है तो हम उसमें ग्रीन टैग लगा सकते हैं, क्योंकि हमें हार्डनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इतना ध्यान रखना। येलो कब लगेगा? जब इसका फोल्डिंग कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट तो वो भी हुआ है जिसमें ग्रीन लगा है, लेकिन वो बिलो 1.8 है। और ये जो येलो लगा रहे हो उस पर यूज करने के लिए अबव 1.8 है। और रेड कब लगता है? रेड उस टाइम पे लगता है जब एरेक्टर स्कार्फ फोल्डिंग को एरेक्शन करते हैं। ग्रीन का मतलब बोल रहा है रेडी टू यूज, येलो का मतलब बोल रहा है यूज विथ फुल बॉडी हार्डनेस, रेड का बोल रहा है नॉट वर्क लाउड, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ग्रीन तभी लगा सकते हो जब वो नीचे रहता है, ठीक है। और कभी कभी कोई इसका फोल्डिंग जैसे प्लेटफॉर्म खाली चलने के लिए होता है ना, चाहे जितना भी हाइट पे जाओ, अगर मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो, उस टाइम पे हार्नेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ भी ग्रीन टैग लगाया जाता है, चाहे हाइट मायने नहीं रखती कितना भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि आदमी कभी कभी 50 मीटर 10 मीटर ऐसे प्लेटफॉर्म पे ही चलना पड़ता है। ओके, उसके बाद आगे भी तो बहुत है यार। क्रेन के बारे में पूछेगा तो आप बता देना। टाइप ऑफ क्रेन के बारे में, मोबाइल क्रेन, क्रॉलर क्रेन, टावर क्रेन, फिक्स क्रेन, ओवरहेड क्रेन, जिप क्रेन, ये इसमें बता सकते हो। लिफ्टिंग जीआई बता सकते हो। हैजार्ड पूछेगा लिफ्टिंग के बारे में। उसके बाद NT2 ब्लॉक। लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे सबसे पहले परमिट चाहिए, उसके बाद सब कुछ चाहिए। इतना पूरा आराम से पढ़ लो क्या क्या चाहिए। प्रॉपर लिफ्टिंग प्लान, क्रेन, रिगर। मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, अब नहीं बता पाऊँगा, जल्दी जल्दी मैं स्क्रॉल करता हूँ, देख लो, एक एक पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इसलिए बनाया हूँ। क्रिटिकल लिफ्टिंग कौन कौन होती है? एक खाली उसमें से एक बता देना। टंडम लिफ्ट, जिसमें 2 क्रेन एक साथ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरहेड पावर लाइन, ये कितना केवी पे कितना दूर रहना है आपको? 50 किलोमीटर 50 केवी का रहेगा 10 फीट, और 750 टी से 750 टू 1000 केवी रहेगा तो 35 फीट। ज़्यादातर 10 फीट वाले बोलते हैं। 10 फीट कहाँ तक आता है? 50 केवी तक आता है, उसके बाद बढ़ता जाता है धीरे धीरे। टाइप ऑफ स्लिंग, जो क्रेन में स्लिंग लगा रहता है। सिंथेटिक वेब स्लिंग, वायर रोप स्लिंग, फाइबर रोप स्लिंग, फिट स्टील स्लिंग, वो जो वायर रहता है उसी को स्टील स्लिंग बोलते हैं। मेटल मास स्लिंग, ओके। क्रेन सेफ्टी डिवाइस, उसमें एक लैच होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, सेफ्टी लैच बोल देना बस। विंड स्पीड जानते हो क्रेन के लिए? क्रेन के लिए 32 हो गया, बाकी के लिए आप जानते हो। बेसिक PPE ANSI स्टैंडर्ड GI। हेलमेट के लिए 89.1, ग्लास के लिए आराम से पढ़ लो, धीरे धीरे खसका रहा हूँ।